आज हमारा टॉपिक अमनदीप सिंह टूर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। सीधे बैठे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें हम जितने भी इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड विद द हॉस्पिटल हैं, यानी कि ट्रीटमेंट्स हैं, डायग्नोसिस हैं, डिस्पोजल हैं, इन सभी के द्वारा उत्पन्न किए जा रहे वेस्ट से डील करेंगे। सबसे पहले मैं आपको शब्द समझा दूं कि इसे बायोमेडिकल वेस्ट क्यों कहा जाता है। आइए समझें। देखिए, दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक हॉस्पिटल वेस्ट होता है और एक बायोमेडिकल वेस्ट होता है। जब हम हॉस्पिटल वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी तरह का बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल वेस्ट जो क्रिएट हुआ है हॉस्पिटल में, वो सारा ही हॉस्पिटल वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कवर हो जाता है। लेकिन हम जब बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की, तो बायोमेडिकल वेस्ट में वो वेस्ट आता है जो किसी डायग्नोसिस सेंटर के द्वारा, ठीक है, पहला किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा, किसी भी क्लिनिक के द्वारा, नर्सिंग होम के द्वारा, किसी लैब के द्वारा, लेबोरेटरी के द्वारा, किसी रिसर्च सेंटर के द्वारा, किसी कैंप के द्वारा, किसी इम्यूनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, एटसेट्रा। किसी भी प्रोसेस में, किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो भी वेस्ट डेवलप हो रहा है जिसका पर्पज़ किसी बायोटिक यानी कि ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनिमल, इनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ को डायग्नोस करना है, इन पे कोई रिसर्च करना है या इनका कोई ट्रीटमेंट करना है, उस प्रक्रिया में XYZ कोई भी वेस्ट क्रिएट हो रहा है, because it is ultimately concerned with the biota, with the biological aspect. It is a biomedical waste, because if you are having syringes, they are with the medical sector to treat the human, to treat the animal, so it is a kind of biomedical waste. If you are having blood packets, they are here to infuse blood or to transplant blood to the animal or to the human. That's why it is for the biota. It is a biomedical waste. So आपको नर्वसनेस ना हो कि बात तो प्लास्टिक की करी सर ने, लेकिन नाम लिया बायोमेडिकल वेस्ट का। वो सिरिंज, वो स्कैल्पल, वो कैथेटर पाइप, वो सेलाइन बॉटल, वो ग्लव्स आपके लिए यूज़ हुए हैं, किसी एनिमल के लिए यूज़ हुए हैं, लेबोरेटरी में कोई पैथोजन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, कुछ भी डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए यूज़ हुए हैं। एवरीथिंग इज समवेयर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, कनेक्टेड और रिस्पॉन्सिबल। तो अल्टीमेटली इट इज़ समवेयर कनेक्टेड विद द बायोटा। दैट्स वाई इट इज़ अ बायोमेडिकल वेस्ट। क्लियर हो गई टर्म? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम इस अकॉर्डिंग चलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारी कंट्री में आज की डेट में क्या अवेलेबल है? 2016 में हमारी कंट्री में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आए। उसके पहले क्या था? 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था और उसके तहत भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अब हो गया है क्लाइमेट चेंज, पहले मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 1998 में रूल्स जारी किए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, 1998 के रूल्स से ही समय समय पर 3 बार अमेंड किए गए। 2011 में एक ड्राफ्ट तो अवेलेबल हुआ, लेकिन नए रूल्स नहीं बन पाए, वो लटक गए। 2016 में सीधा 1998 के बाद नए रूल्स आए। 2016 मार्च में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 लॉन्च हुए और उन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत क्या प्रोविज़न है वो हम डिस्कस करेंगे, सारा टेक्निकली करेंगे। मैं सारे प्रॉज एंड कॉन्स, कॉज एंड इफेक्ट समझा के चलूँगा। अगर रिसेंट अभी 2019 एसोचैम, एक एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया, ओके, तो एसोचैम के द्वारा एक डाटा जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आज भारत में लगभग 1,60,000 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, जो हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, एवरीथिंग, 1,60,000 मेडिकल इंस्टीट्यूशन से आज
लगभग 550 टन एनुअली बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, जो 2022 तक 775 टन तक चला जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। बढ़ने के कारण क्या है? 2016 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की वजह से बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज आए हैं अब, तो यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट की प्रोसेसिंग अब पहले से ज़्यादा होगी। लॉज स्ट्रिक्ट हैं, रिजिड हैं, इसलिए रिपोर्टिंग भी ज़्यादा होगी जनरेटर के द्वारा। पहले वो एस्केप कर जाते थे, अब नहीं कर पाएंगे। अवेयरनेस ज़्यादा है, इसलिए भी डाटा ज़्यादा कलेक्ट होगा, नई सिस्टम्स आएंगे, डाटा की कलेक्शन मैकेनिज़्म इम्प्रूव होंगे, इस वजह से भी रिपोर्टिंग बढ़ने वाली है। फिर गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड लोगों को देना चाहती है, और उस बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के तौर पर लोगों को उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाना, उनके न्यूट्रिशन को इंक्रीज़ करना, उनकी हेल्थ को मैनेज करना और डेथ रेट को रिड्यूस करना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसकी वजह से भी मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ने वाली हैं, तो नेचुरली फिर उनके द्वारा जनरेटेड वेस्ट बढ़ने वाला है। आने वाले समय में जितना कंटेमिनेशन हो रहा है वाटर का, एयर का, सॉइल का, और फूड चेन कंटेमिनेशन हो चुका है, इसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आज बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं ड्यू टू सो मैनी हैवी मेटल कंटेमिनेशंस और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इसकी वजह से पेशेंट्स की तादाद बढ़ने वाली है। आज लाइफस्टाइल डिजीज़ेज जिसमें हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। इसकी वजह से भी ये तय है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल फैसिलिटी कंज्यूमर बढ़ने वाले हैं। इस वजह से भी वेस्ट जनरेशन बढ़ेगा। तेज़ी से सरकार के द्वारा लाए जा रहे नियम, चाहे वो सरकार के द्वारा दी जा रही पेंशन लाइफ कवर हो, या फिर हेल्थ कवर हो, या फिर प्राइवेटली कंपनियों के द्वारा हेल्थ कवर लिए जाने का प्रोसेस हो। जैसे जैसे हेल्थ कवर बढ़ रहा है तो लोगों के रूटीन रेगुलर चेकअप्स बढ़ रहे हैं, और चेकअप्स बढ़ने की वजह से वायल्स, ब्लड सैंपल्स और इन हाउस ब्लड कलेक्शन मैकेनिज़्म, आज आपके घरों से ब्लड कलेक्शन होता है। डिफरेंट पैथ हैं, रेलीगेयर्स हैं, रिलायंस, उसके बाद ये लाल पैथ लैब्स हैं। तो इन हाउस ब्लड कलेक्शन सैंपल्स की वजह से, इंश्योरेंस हेल्थ कवर की वजह से, सस्ते प्लान्स आ जाने की वजह से, रॉबस्ट नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज़ की वजह से आज बड़े लेवल पर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होना ही तय है आने वाले समय में। और आज भी भारत वर्ल्ड लेवल पर लीड करता है उन कंट्रीज़ में जो मेडिकल टूरिज़्म को सपोर्ट करती हैं। हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत सस्ता है, रूल्स गवर्नमेंट के कमज़ोर हैं, और बेस्ट डॉक्टर फैसिलिटीज़ और बेस्ट हॉस्पिटल नेटवर्क्स एंड बेस्ट मशीनरी और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। सो मेडिकल टूरिज़्म के नाम पे भारत बहुत माना हुआ है, केवल एलोपैथी में नहीं, होम्योपैथी में, यूनानी, सिद्ध, आयुर्वेदिक, योग, इन सारी चीज़ों में, जिन्हें हम आयुष कहते हैं। तो आयुष मंत्रालय के तहत भी दक्षिण भारत में लोग जाते हैं। शिरोधारों की प्रक्रिया बहुत ज़बरदस्त प्रक्रिया मानी जाती है। तो इन सारी चीज़ों के तहत लोग इंटरनेशनली भारत आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो मेडिकल टूरिज़्म बढ़ने वाला है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेबर लॉ स्ट्रिंजेंट हो रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी हो रही है। तो जो वर्कर हैं उनके मेडिकल चेकअप्स रेगुलरली अब हुआ करेंगे, उनका देखा जाएगा कि किस लेवल पर हज़ार्ड को प्रोन हो रहे हैं, कितना थ्रेट है उनकी बॉडी में। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, उनके हेल्थ कवर्स यानी कि ESI कार्ड बनेंगे, जब वो फॉर्मलाइज होंगे तो वो बनेंगे, तो इसकी वजह से मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ेगी, तो वेस्ट बढ़ेगा। ये सारे कारण हो जाएंगे जिसकी वजह से आने वाले दिनों में वी आर बाउंड टू रेज विद द वेस्ट जनरेशन ऑफ द मेडिकल सेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड बायोमेडिकल वेस्ट। अब ये सब हो रहा है तो इसके तहत हमें कदम भी उठाने पड़ेंगे। आज क्या अवेलेबल है? आज की डेट में अगर हम देखें तो टोटल वेस्ट जितना जनरेट होता है शहर, उसमें से केवल 1% ही बायोमेडिकल वेस्ट बन रहा है। जितना टोटल वेस्ट जनरेशन है हमारी कंट्री में, बायोमेडिकल वेस्ट कितना? ओनली 1%। दिस 1% बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन इज़ द अल्टीमेट आस्पेक्ट, बिकॉज उसके कुछ इम्पैक्ट होते हैं, वो समझाते हैं। टोटल अगर आप मुझसे पूछें कि सर ये जो अगर 2016 में जब रूल आए थे और 2016 के रूल्स की बात करें तो उस समय में 484 टन था, समझ आए? मैं जब अभी रिपोर्ट बता रहा हूँ एसोचैम की तो 550 टन के अराउंड है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें टोटल हमारे पास 100% जो वेस्ट जनरेशन हो रहा है, इस 100% वेस्ट जनरेशन में से 85% जनरल वेस्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ 15% जो है ये हज़ार्डस है, टॉक्सिक है। मतलब हमारे 100% में तो जस्ट 15% ही हज़ार्डस और टॉक्सिक है, फिर भी हम इतना वरी कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि दिस इज़ अल्टीमेटली हज़ार्डस एंड टॉक्सिक, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली हज़ार्डस, इट इज़ डायरेक्टली टॉक्सिक। इसको वेट नहीं करनी पड़ेगी कि ये सॉइल में जा कर के, वाटर में जा कर के धीरे धीरे कंटेमिनेट करके आपको ख़राब करेगा। इफ़ यू आर हैविंग इन्फेक्टेड नीडल, इफ़ यू आर अ काइंड ऑफ नॉर्मल रैग पिकर एंड यू आर ऑन द हीप ऑफ द डंप, if you are scavenging some iron material and you are somewhere needle stricken, then
there will be ultimate transfer of the HIV, there will be ultimate transfer of the hepatitis, there will be ultimate transfer of the tetanus. So the thing is कि ये immediately आपको threat करता है. अगर you are having HIV positive blood sample in the blood vial, you have discarded that blood vial, या तो वो पानी में घुल गई, या तो उसके क्रिस्टल्स बन गए, उसके पेपर पे, पत्तों पे, किसी चीज़ पे स्ट्रेन आ गए, पानी में एग्जिस्ट कर रहा बायोटा, या फिर बाहर से जो जानवर मुंह मार रहा है कूड़े में, उसने किसी फॉर्म में भी उसे खाया है, सीधे सीधे कंटेमिनेटेड है. दैट्स इट. तो ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है पैथोजेंस को, ये डायरेक्टली फंगी, वायरस, बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है. दैट्स व्हाई दिस 15% इज एज हार्ड एज. Yes, you are creating a urine. Your urine is somewhere contaminated. We need to treat it because there is a high level of urea, and we need to treat the nitrogen component. Otherwise, we will have sewerage, and that sewerage will ultimately contaminate the agricultural land or the lakes, because there will be more nutrition available to the algae. Then there will be eutrophication. There will be coverage of the surface of the lake with the algae. There will be algal bloom. But what is with the hospital sanitary or non-sanitary waste? हॉस्पिटल से दो तरह का पानी निकलता है, उसे हम एक को कहते हैं सैनिटरी वेस्ट, एक होता है नॉन सैनिटरी वेस्ट. जो सैनिटरी वेस्ट होता है वो टॉयलेट से निकला है, किचन से निकला है, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग से निकला है. लेकिन हॉस्पिटल के बाथरूम में जो ब्लड सैंपल्स यू आर कलेक्टिंग, उसमें अल्टीमेट इन्फेक्शंस हैं. अब वो इन्फेक्शन यूरिन अगर डायरेक्टली हॉस्पिटलों से कलेक्ट होकर के इस वे में आप डिस्कार्ड कर रहे हैं उन ड्रेन पाइप्स में, इट विल डायरेक्टली क्रिएट हैवॉक टू द वाटर बॉडीज़, इट विल डायरेक्टली कंटेमिनेट द वाटर बॉडीज़. दैट इज़ वन आस्पेक्ट. और सेकंड, जो नॉन सैनिटरी पानी आप निकाल रहे हैं वो तो कम्प्लीटली हज़ार्डस होता है. नॉन सैनिटरी पानी जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर के दौरान यूज़ किया जाता है, जो लेबोरेटरीज़ के दौरान यूज़ किया जाता है, जो डायग्नोसिस के दौरान यूज़ किया जाता है, दिस इज़ अ नॉन सैनिटरी वाटर, एंड दिस नॉन सैनिटरी वाटर इज़ अ अल्टीमेट कंटेमिनेटेड वाटर. आप इसमें पैथोजन का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आप इसे कभी भी सीधे डिस्कार्ड नहीं कर सकते. इसलिए नए रूल्स के तहत इन्हें प्री ट्रीटमेंट के मैकेनिज्म के वाया ही इन हॉस्पिटल ट्रीट करने के बाद ही हैंड ओवर करना है कलेक्शन मैकेनिज्म को. अदरवाइज यू कैन नॉट डिस्कार्ड वाटर लाइक अ सिंपल वाटर इनटू द ड्रेन्स. इसके लिए हॉस्पिटल में सेपरेट पाइप्स होती हैं, सेपरेट ड्रेनेज नेटवर्क होता है. सारा नॉन सैनिटरी वाटर वहीं से आता है, और नॉन सैनिटरी वाटर फिर डिस्कार्ड भी इसी प्रोसेस के थ्रू होता है. और रेगुलर इंस्पेक्शंस होती हैं हॉस्पिटल की कि नॉन सैनिटरी वाटर प्रॉपर प्रोसीजर इनके पास है या नहीं है. तो कुल मिलाकर के ये 15% ही बहुत भयावह है, ये सीधा नाश करने का दम रखता है. आई बात समझ में? इन चीज़ों को अब हमें समझना है और आगे बढ़ना है. चलिए अब हम देखते हैं कि हमें काम कैसे करना है. एक वर्ड आपके सामने मैं लिखता हूँ. पहला जो वर्ड है वो है HCF, और ये बहुत इजी वर्ड है. इसका मतलब है हेल्थ केयर फैसिलिटी. जब मैं HCF की बात करूँगा तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, एवरीथिंग, क्लिनिक. और दूसरा आएगा कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी. जब हम कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखिए CBWTF. तो इसका नाम बार बार आएगा, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी. और एक आएगा हेल्थ केयर फैसिलिटी, और एक आएगा HCW, हेल्थ केयर वर्कर. तो हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ केयर फैसिलिटी, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम स्टार्ट होते हैं 2016 के रूल्स के थ्रू, तो फिर आपको ईजी हो जाएगा, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे. देखिए 2016 वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को मैं एक्सप्लेन ब्यूटीफुली करता हूँ, लिखने की नीड ही नहीं रहेगी क्योंकि एक्सप्लेनेशन इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा कि यू कैन डिवाइज योर ओन रूल्स इन योर ओन लैंग्वेज, है ना. नॉट योर ओन रूल्स, यू कैन डिवाइज योर ओन लैंग्वेज. रूल्स विल बी गवर्नमेंट. बेटा अपने नियम न बना लेना, हो गए? ठीक है. कानून तो सरकार के होंगे, समझ हमारी होगी, शब्दावली हमारी होगी, तत्व सेम रहेगा. ओके. चलिए अब हम जब उन रूल्स की बात करते हैं तो उन रूल्स में क्या गेम है. सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि इसमें ये रखा गया है, पहले प्रोविज़न में एक्सटेंशन कर दिया बहुत. एक्सटेंशन का मतलब ये एरिया वाइज एक्सटेंड कर दिया. अब ये किन किन पर लागू है? हॉस्पिटल्स पे, क्लिनिक्स पे. पहली बात हॉस्पिटल पे लागू, क्लिनिक पे लागू, नर्सिंग होम पे लागू. जितने भी डिफेंस रिलेटेड, चाहे आप सबमरीन पे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, व शिप के ऊपर, डेक के ऊपर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, लद्दाख में कोई स्टेशन लगा है, स्टेशन मेडिकल सिस्टम,
डायरेक्टर जनरल के अधीन आने वाला, और फिर मिलिट्री हॉस्पिटल। तो कंप्लीट कवरेज ऑफ द डिफेंस। एनी काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन सेंटर, परमानेंट और टेम्परेरी, 2 दिन के ही लगाए किसी स्कूल के अंदर। एनी काइंड ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर, परमानेंट और टेम्परेरी। एनी काइंड ऑफ लेबोरेटरी, एनी काइंड ऑफ वेटरनरी हॉस्पिटल, एनी काइंड ऑफ रिसर्च सेंटर जिसमें जानवरों के कैरकसेस, उनके ऑर्गन्स, उनकी नसें, बॉडी टिश्यू आप उनके ऊपर ट्रायल कर रहे हो। एनीथिंग जहाँ कहीं एक भी अंग कटा, इलाज करने के लिए, जांच करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो सब जगह हैं इसमें शामिल है। एवरीथिंग। तो इट इज़ एरिया वाइज वेरी एक्सटेंसिव। नाउ इट इज़ प्रोसेस वाइज ऑल्सो वेरी एक्सटेंसिव। डायग्नोसिस से लेकर के, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कलेक्शन एंड डिस्पोजल, सारे इसमें कवर्ड है। मतलब इन सबको कहा गया है जनरेटर्स एंड हैंडलर्स और रिसाइकलर्स। डायग्नोसिस मतलब आप पहले दिन एक डॉक्टर के पास गए हैं और उन्होंने आपको डायग्नोस करने के लिए थर्मामीटर लगा दिया है, और थर्मामीटर भी इसमें कवर्ड है। स्टेथोस्कोप लगा दिया, कवर्ड है। तो डायग्नोसिस कि ये बीमारी हुई। नाउ लेबोरेटरीज, एनी काइंड ऑफ यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एनी काइंड ऑफ TMT और एनीथिंग, एवरीथिंग इसमें कवर्ड है। एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो आपने हॉस्पिटल में लिया इसमें कवर्ड है। उस सारे ट्रीटमेंट को कलेक्ट करके जो वेस्ट दिया है हैंडलर को, वो सारा वहाँ पे कवर्ड है। उसने जैसे डिस्पोजल किया है वो कवर्ड है। तो ऑल प्रोसेसेस फ्रॉम द डायग्नोसिस टू द डिस्पोजल सारे ही कवर कर लिए है। मतलब अगर आप कोई दवा, कोई बीमारी चूहों पे, सांप पे, फ्रॉग पे, रोडेंट्स के ऊपर, फ्रॉग्स के ऊपर, एनीबडी किसी भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, यू आर कवर्ड, आप इसके अंदर कवर्ड हैं। तो एक्सपेरिमेंट से लेकर के डायग्नोसिस तक, डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट से डिस्पोजल तक सारे प्रोसेस कवर्ड हैं। ओके, सो ऑल एरियाज एंड ऑल प्रोसेसेस, इट इज़ वेरी एक्सटेंसिव। ये पहली बात। अब इतना एक्सटेंसिव हुआ है तो ही जा करके इसका कवरेज उस लेवल पे होगा, अदरवाइज़ तो फिर आप किसी ना किसी ग्राउंड पे बच सकते थे। अगर हम वेटरनरी को ना यूज़ करते, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के एनिमल्स और एनिमल से लेकर के ह्यूमन तक, एवरीथिंग कवर्ड। अगर हम वेटरनरी को ना लेते तो जो चूहे पर, बिल्लियों पर, डड्डुओं पर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो सारा क्या है, वेस्ट है। और वो अल्टीमेट वेस्ट किधर है, फिर आपको सब पता ही है। तो कुल मिलाकर के इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब आती है बात सारी की सारी कि इसका दूसरा रूल क्या है। ये कवर कर लिया, कवर करके क्या करना है, सेग्रीगेशन एट द सोर्स। इस पूरे रूल का जो बैकबोन है वो सेग्रीगेशन एट द सोर्स है। सेग्रीगेशन एट द सोर्स के लिए इस रूल में बहुत अच्छे काम किए गए हैं। सबसे अच्छा काम ये किया गया है कि 1998 के रूल्स अगर हम देखें तो 10 तरह की सेग्रीगेशन करनी पड़ती थी, 10 डिवीजन्स थी, लेकिन वो बहुत कैओटिक थी, कन्फ्यूजिंग थी। लोग समझाना स्टाफ को और उसे मैनेज करना इज़ नॉट ईजी। अब क्या किया गया है, सिंप्लीफाइड वर्जन। देयर आर 4 डिवीजन्स ओनली। आज कितनी डिवीजन्स हैं, ओनली 4 डिवीजन्स। और 4 डिवीजन के लिए ये रखा गया है कि कलर कोडेड स्कीम होगी प्रॉपर, और कलर कोडेड स्कीम के वाया ही सेग्रीगेशन एट द सोर्स होगा। एवरी काइंड ऑफ जनरेटर को ये फॉलो करना है। और सेग्रीगेशन एट सोर्स में कलर कोडेड स्कीम भी बहुत सिंपल रखी गई है, बहुत सही। और इस स्कीम के अंदर कैसे कैसे कवर होता है मैं आपको ईजिली बढ़ा देता हूँ। सबसे पहले हम येलो ले लेते हैं। तो वेरी फर्स्ट कलर इज़ अ येलो। येलो के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले जितना भी एनाटॉमिकल वेस्ट है, सारा एनाटॉमिकल वेस्ट, बच्चा जन्मा है, बच्चे को उसकी माता के द्वारा मिल रही फीड की वो नाड़, प्लेसेंटा। कितने बच्चे पैदा हो रहे रोज, कितने प्लेसेंटा बन रहे हैं ना, काट देते हैं ना नाड़, वो सारे प्लेसेंटा। कितने लोग एबॉर्शन कराते तो फ्यूटस, कितने स्टिल बर्थ होते हैं फ्यूटस, वो सारे के सारे फ्यूटस। कितने आपके ऑर्गन्स फेलियर या ऑर्गन रिप्लेसमेंट, तो सारे ऑर्गन्स। कितने टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, टिश्यू कल्चर, टिश्यू ट्रीटमेंट, टिश्यू टेस्ट, वो सारे टिश्यूज़ जितने के जितने थे आपके। और सारे के सारे कटे फटे उंगली, कान, नाक, ठोडी, मत्था, शरीर, टांगें, जांघें, घुटने, पैर, सारे एम्प्यूटेड बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, सब येलो पैकेट में। हॉस्पिटल में येलो डब्बा पड़े देख लो तो समझ जाना क्या है, ये सारा एनाटॉमिकल वेस्ट इसी में। ओके, इसके अलावा सॉइल्ड वेस्ट, सॉइल्ड वेस्ट, कोई चादर, पट्टी, एनी काइंड ऑफ चादर, कोई भी पट्टी, कोई बैंडेजेस,
कोई किसी तरह की बेडशीट, पिलो, एनीथिंग जो भी रक्त से, लहू से लबालब है, जिसमें लहू लगा हुआ है, वो सारा का सारा सॉइल्ड वेस्ट में आ जाएगा। या कोई भी ऐसी पट्टी, बैंडेज जिसमें आपकी बॉडी का कोई फ्लड लगा है, आपकी बॉडी में पस है, पीक है, कोई फ्लड रिलीज हो रहा है, वो सारा उसमें लगा हुआ है, वो सारा सॉइल्ड वेस्ट भी इसी में जाएगा। ओके। किसी भी तरह की मेडिसिन जो एक्सपायर्ड हैं, जो डिस्कार्डेड हैं, जिन्हें हम एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन में कहते हैं, और कुछ साइटोटॉक्सिक मेडिसिन होती हैं, वो सारी की सारी हजार्डस मेडिसिन किस में जाएंगी? येलो में। ओके। एक्सपायर्ड, डिस्कार्डेड, साइटोटॉक्सिक मेडिसिन, एनाटॉमिकल, सॉइल एंड एक्सपायर्ड, ये सारा कुछ इसमें जाता है। किस में जाता है? येलो में जाता है। इसके बाद आ जाता है रेड। रेड में आएगा कंटेमिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट। कोई भी कैथेटर पाइप, कोई भी सलाइन बॉटल प्लास्टिक, कोई भी इंटरवेनस पाइप, किसी भी तरह का प्लास्टिक सिरिंज विदाउट द नीडल जिसमें मेटल नहीं होना चाहिए, सारे ब्लड पैकेट्स, एनीथिंग, सारा का सारा कंटामिनेटेड प्लास्टिक किस में कट जाता है, किस में चला जाता है? ये येलो वाले में। तो येलो वाला कंटेमिनेटेड प्लास्टिक को कैप्चर करने के लिए माना गया है। सॉरी, रेड। क्या बात है यार, मेरा ध्यान उसी में चल रहा था, एनाटॉमिकल में। ओके। वाइट, आपने देखा होगा डॉक्टर्स आते हैं और एकदम से आपके सामने टीका तोड़ देता है कड़ाच करके, वो कांच, ब्रोकन ग्लास पीसेस किधर चले जाते हैं? देखा आपने, कई बार देखा होगा, जिन्हें हम एम्प्यूल्स कहते हैं। और जितनी भी आपके हॉस्पिटल्स में आपके ब्लड सैंपल्स लेके जाए जाते कांच की शीशियों में, जैसे आप टेस्ट ट्यूब्स यूज़ किया करते थे ना लेबोरेटरीज़ में, वॉयल्स, तो सैंपल वॉयल्स हैं, एम्प्यूल्स हैं जिनमें इंजेक्शंस रहते हैं, ये सारे के सारे जो हैं, जिन्हें हम ब्रोकन ग्लास या अदर ग्लास मटेरियल्स कहते हैं, ये कहाँ के कहाँ जाने हैं? सारे वाइट में। वाइट नोन फॉर द ग्लास। आई बात समझ में? और ग्लास के साथ साथ इसमें एक चीज़ और जाती है, जो भी बॉडी में मेटेलिक इम्प्लांट्स होते हैं ना, वो मेटेलिक इम्प्लांट्स भी हमें वाइट में डालने होते हैं। जैसे डेंटल इम्प्लांट्स हो गए मेटेलिक, या कोई भी और इम्प्लांट्स हो गए, वो भी हमने इसमें डालने होते हैं। अब आता है ब्लू। ब्लू में क्या करना होता है? जितनी भी सिरिंज की जो नीडल थी, जो आपके स्कैल्पल्स थे, जो हाइपोडर्मिक नीडल्स थी जो अंदर तक घुसेड़ी जाती थी, जितने भी शार्प मटेरियल्स, काटने, छींटने, टंका लगाने वाली सुइयाँ, एवरीथिंग मेटेलिक वेस्ट। क्लियर हुआ? इस तरह से हमने इसको कलर कोडेड स्कीम के तहत, और इसके अलावा एक मिलेगा काला सा, ब्लैक, उसमें क्या डालना है? जनरल वेस्ट। जो ब्लैक पड़ा रहता है उसमें क्या होता है? जनरल वेस्ट। काले वाले में उसमें जो भी आपका निकल रहा है सब मल वाला, उसी में घुसेड़ते हैं। ओके। अब कुल मिलाकर के इस तरह से ये 4 कलर कोडेड स्कीम के तहत हम येलो, रेड, वाइट और ब्लू के माध्यम से चलते हैं और अपना कार्यक्रम स्थापित करते हैं। सेग्रीगेशन एट द सोर्स आपको क्लियर हुआ? इसका बेनिफिट क्या हुआ हमें? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट समझिए, आइए देखिए। वेरी फर्स्ट बेनिफिट इज कैटेगराइजेशन हो गया ना। कैटेगराइजेशन अगर हो जाए तो फिर डिस्पोजल कितना इजी हो जाता है, क्योंकि कैटेगराइजेशन हो गया तो प्रोसेसिंग इज़ वेरी इजी। तो सबसे पहला रूल ये है कि कलर कोडेड कैटेगराइजेशन इज़ मस्ट। देन सेग्रीगेशन, आपने पहले डिसाइड किया कि कैटेगरी क्या क्या रखनी है, प्लास्टिक, ग्लास, एनाटॉमिकल वेस्ट और अल्टीमेटली मेटल्स। तो दिस इज़ अल्टीमेट ब्यूटी, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक, एनाटॉमिकल, नाउ यू कैन वेरी वेल ट्रीट। तो पहले कैटेगराइज कर लिया, फिर सेग्रीगेशन कर लिया, देन उसी अकॉर्डिंग फिर आपने उसे कलेक्ट कर लिया, हैंड ओवर कर दिया, उसने आगे जाके फिर वैसे ही ट्रीट कर दिया, दैट्स इट। तो ये सारा करने के लिए इस बार जो प्रावधान रखे गए हैं, कलर कोडेड स्कीम को सिंपल किया गया है, इससे इजी हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। ओके, ये इस बार के रूल समझाते हैं। या बात यहीं तक नहीं रुकती है, बातें बहुत ज़बरदस्त हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये हो गया, इसके बाद सारा कलेक्ट हो गया, कलेक्ट करने के लिए कौन आएगा, ये किसकी ड्यूटी है? मैंने बताया था कलेक्ट करने के लिए कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक्ट में ये क्लॉज रखा गया है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन, जब मैं वहाँ इंस्टीट्यूशन कहूँगा तो मैं बात मेडिकल इंस्टीट्यूशन की कर रहा हूँ, क्लिनिक होगा, हॉस्पिटल होगा, नर्सिंग होम होगा, सब कुछ होगा।
इसमें कहा गया है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो 75 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी फॉल करती है, उसे अपना ये सारा बायोमेडिकल वेस्ट उस कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को ही हैंड ओवर करना है। 75 किलोमीटर के अंदर अंदर उसके फॉल करती है, वो ऐसी जगह पे बना है कि उसके 75 किलोमीटर के अंदर ये फॉल नहीं करती। ओनली इन दैट कंडीशन उसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन मिलेगी कि वो अपना इंडिपेंडेंट इन हाउस वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी और हैंडलिंग फैसिलिटी लगा सके, अदरवाइज नहीं। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी लाने का सरकार का ये नियम इसलिए बेहतर माना गया है क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर लिया गया है और भारत में भी इसके फ़ायदे दिख रहे हैं। कारण ये है कि आज की डेट में हमारे हॉस्पिटल डिफरेंट स्टेटस के हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, और ऐसे में हर हॉस्पिटल ये रूल फॉलो करे, उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है फाइनेंशियल कि वो अपना इन हाउस ट्रीटमेंट फैसिलिटी लगा सके। ऐसे में हमें हॉस्पिटल्स को क्लब करके उनके कॉमन बायोमेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी प्लांट लगाने थे। एक तो ये बेनिफिट हो गया कि हम सभी को इसका बेनिफिट दे पाएंगे। अब मैंडेटरी क्यों किया गया है कि अगर आप 75 किलोमीटर की रेडियस में हैं तो आप अपना इंडिपेंडेंट नहीं लगा सकते, आपको उसी पे डिपेंड करना है। उसका रीज़न ये है कि कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी पे डिपेंड होने की वजह से अगर ये सारे उसके ऊपर डिपेंड कर जाएंगे तो उसको ठीक ठाक फीस के फॉर्म में फ़ंड मिलता रहेगा, इससे उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी बनी रहेगी और वो चलता रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट कारण है कि इसकी वजह से अगर सब लोग अपना अपना इन हाउस मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी नहीं लगा के सब उस सिंगल फैसिलिटी पे डिपेंडेंट रहेंगे, सरकार का इंस्पेक्शन का, मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस का वर्क बहुत गुना तक रिड्यूस हो जाएगा और सरकार को सिर्फ उस एक ही जगह से इंस्पेक्शन और रिपोर्टिंग लेनी है क्योंकि सबका डाटा वहीं पर रिकॉर्ड होता रहेगा। ये सरकार के एंड पर सर्वेलेंस है। अगला, इन हाउस मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी लगाने से आप कभी भी अपना स्टाफ डिवाइड नहीं कर पाएंगे उस लेवल पे ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड ड्यू टू द सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़। ऐसे में स्टाफ की रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग और उनकी स्किल्स ये हैम्पर होती हैं। इसकी वजह से इतना डेलिकेट वेस्ट जिसको आप टॉक्सिसिटी और इन्फेक्टिविटी के लेवल पे इतना हाई काउंट करते हैं, ये कभी भी मैनेज नहीं होगा। लेकिन कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी की एक्सपर्टीज़ है इस मामले में, उनका स्टाफ अपना रहता है, उनके अपने रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटीज़ अपनी है, उनकी एक्सपर्टीज़ अपनी रहती है। इस वजह से वो एक्सपर्टीज़ का बेनिफिट सबको मिल पाएगा। तो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ लगाने की बात की गई है। इसमें डिफरेंट बेड कैटेगरीज रखी गई हैं। इसमें से जो 10 बेड से नीचे के छोटे मोटे आप जितने भी देखते हैं उनके लिए रूल रखा गया है कि 2016 के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के तहत उनको शेड्यूल 3 को फॉलो करते हुए जो स्टैंडर्ड डिस्पोजल मैकेनिज़्म है, स्टैंडर्ड डिस्पोजल SDM, उन्हें स्टैंडर्ड डिस्पोजल मैकेनिज़्म फॉलो करके अपना वेस्ट सारा डिस्कार्ड करना है। जैसे गली मोहल्ले क्लिनिक में आप जाते हो छोटे छोटे, उनमें जाकर के आप देखेंगे वो आपको इंजेक्शन लगाते हैं, उनके पास एक मशीन सी ग्रे कलर की पड़ी रहती है, इसमें बटन लगा रहता है ब्लैक कलर का, वो उसे घुमा करके इंजेक्शन की सुई उसमें गुजर के तड़क तड़क कर देते हैं। वो स्मॉल इंसिनरेशन मशीन्स हैं, इंसिनरेटर्स कहते हैं उनको। लेकिन उसके जलने से धुआं निकलता है थोड़ा सा, एक तो कुछ सेकंड के लिए, और दूसरा राख नीचे इकट्ठी होती है। कहीं तो ऐश मेटल कहीं तो गया है, वो उनको ऐश कलेक्ट करना, धुएं से उस एटमॉस्फेयर को बचाना, ये उनके लिए स्टैंडर्ड डिस्पोजल मैकेनिज़म्स में सारा मेंशन है कि उनको कैसे ये सब करना है। अपनी वाइल्स, अपनी सरिंजेस, अपनी सलाइन बॉटल्स, अपने कैथेटर्स, ये सारे उन्हें कैसे डील करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से प्रोसेस उनकी रीच से भी बाहर होते हैं, वो प्रोसेसेस नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते क्योंकि उनको ऑथराइजेशन ही नहीं रहती है कि वो उस शेड्यूल 3 के तहत उन वेस्ट को कहीं स्टैंडर्ड डिस्पोजल मैकेनिज़्म के तहत ट्रीट कर सकें। इसलिए उनको बहुत से मेडिकल एक्टिविटीज़ करनी भी बैन रहती हैं, इसलिए वो डॉक्टर आपको हॉस्पिटल रेफ़र कर देते हैं कि ये आप हॉस्पिटल से करा लो, ये हम नहीं कर सकते हैं। और यही अगर आप 2016 रूल्स को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आपको फिर ऑथराइजेशन मिलता है, तभी आप एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरह एग्जिस्टेंस में आ पाते हैं, अदरवाइज नहीं आ पाते। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी का सिस्टम रखा गया है। अब इसमें कुछ हॉस्पिटल्स बहुत ही इनोवेटिव या बहुत ही न्यू फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसमें एक क्लॉज रखा गया है कि उन्हें भी हैम्पर नहीं किया जा सकता। अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट करके फ़ॉरेन से बेस्ट प्रैक्टिसेस या न्यू टेक्निक्स लाना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ एक प्रोसेस पे डिपेंड करा के उन्हें ये रखा गया है कि आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इनिशियली पहले 3 मंथ की परमिशन लेंगे उस टेक्नोलॉजी के वाया जाने की। अगर वो टेक्नोलॉजी फ्रूटफुल रहेगी और प्रोसेस बढ़िया करते रहेगी, फिर आपकी परमिशन फर्दर एक्सटेंड कर दी जाएगी और फाइनली अगर वो सही रहेगा तो उस ट्रीटमेंट फैसिलिटी को वो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी वाला प्लांट भी अपनाने की प्रयास करेगा। जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट्स ने अपने लेवल पर गैसिफिकेशन, पायरोलाइसिस इंड्यूस किया है।
ओके जिसे हम प्लाज्मा गैसिफिकेशन कहते थे ना, तो प्लाज्मा गैसिफिकेशन का प्रोसेस इंड्यूस किया गया है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ओके तो कुल मिलाकर के ये हमने 75 किलोमीटर और सेकंड क्लॉज कलर कोडेड, इससे बेस्ट ये निकल करके आया कि जब आपने कैटेगराइज कर लिया है और ये कैटेगराइज है, ये येलो कलर है, ऑटोमेटिकली येलो कलर के आगे उसका डिस्पोजल मैकेनिज्म भी लिखा है कि इसे डीप बरी करना है, इसे पायरोलाइसिस करना है, कि इसे गैसिफिकेशन करना है। आप तीनों में से कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कैटेगराइजेशन एंड द कलर कोडेड डिवीजन कि देयर इज अल्टीमेट काइंड ऑफ डिस्पोजल मैकेनिज्म आल्सो इनॉमरेटेड इनटू द वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो आपको उस प्रक्रिया के थ्रू जाना है, आपको पता होता है। ये सारा प्रोसेस अब तक एग्जिस्ट कर रहा था। अब अगला क्लॉज इसमें कौन सा निकल करके आता है, जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश में, उनको ये कहा गया है कि एवरी डे आपको एक रजिस्टर लॉग शीट मेंटेन करनी है। उस लॉग शीट को एवरी डे मेंटेन करने के बाद आपको उसे मंथली रजिस्टर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और वो मंथली रजिस्टर सिस्टम जो आपका मेंटेन हो रहा है वो आपको एक्ट की एग्जिस्टेंस में, लॉ की, रूल्स की एग्जिस्टेंस में आने के 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल का आप समय ले लीजिए, फिर आपको हर साल वो रिपोर्ट एनुअली अपने पोर्टल पे अपलोड करनी है। हर साल वो रिपोर्ट आपको अपलोड करनी है। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने असमर्थता जताई कि अभी डेली लॉग शीट्स मेंटेन नहीं हो पा रही हैं, मंथली रजिस्टर्स नहीं बन पा रहे हैं, हमें एक्सटेंशन दीजिए। तो फिर 2018 में अमेंडमेंट आ गई थी, और 2018 की अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया है कि 1 साल का और समय देते हैं, मतलब 2019 तक का समय मिल गया इन लोगों को। फिर ये एनुअली ये रिपोर्ट अपडेट किया करेंगे। अब जब ये रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी, इट इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट एस्पेक्ट, क्योंकि एक हॉस्पिटल कितना डेली लॉग मेंटेन कर रहा है, क्या मंथली रजिस्टर में एंट्री हो रही है, क्या एनुअली अपलोड कर रहा है। तो एनुअली अपलोड कर रहा है तो सीधे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज़ और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अधीन वो 1 मिनट में उसे देख सकते हैं, पहली बात। सेकंड एस्पेक्ट, जब ये रिपोर्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि ऑल इन ऑल कंट्री में कितना प्रोड्यूस हो रहा है मेडिकल मटेरियल और कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो आपको कैसे डिस्पोजल मैकेनिज्म्स लाने हैं, कैसे कलेक्शन होना है, कैसा इसका हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट होना है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जब तक आपके पास प्रॉपर रिपोर्टिंग नहीं होती तब तक आप लायबिलिटीज़ तय नहीं करा सकते कि आप किसी हॉस्पिटल की या किसी इंस्टीट्यूशन की क्या लायबिलिटी बनती है। तब तक आप वेस्ट ट्रीटमेंट मैकेनिज्म कौन सा लाना चाहते हैं देश में, उस पर कितना खर्चा करना चाहते हैं, उसको क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, ये डिसाइड नहीं हो सकता जब तक आपको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है ये पता ही नहीं है। तभी आप रिसाइकलेबिलिटी पे भी विचार कर पाएंगे और तभी आप दे पाएंगे कि कितना डंप में जाना है, किसके लिए हमें इंसिनरेटर्स लगाने हैं या किसको पैरालाइसिस करना है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है उन कंपनीज़ को आंसरेबल बनाने के लिए, उन हॉस्पिटल्स को जो प्रॉपरली वेस्ट मैनेजमेंट अभी नहीं कर रही हैं। तो ये आपकी सर्वेलेंस को, मॉनिटरिंग को बढ़ाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसी के तहत एक क्लॉज रखा गया था कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसने मैंडेट किया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाएगा अंडर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो भी आप उसे कहते हो, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके अधीन एक कमेटी बनेगी। उस कमेटी को ये आज़ादी होगी कि वो रेगुलरली उन लॉग शीट्स को, उन हॉस्पिटल्स को जांच कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आज इंस्पेक्शन की पावर है, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये कहा गया है कि आप अपने लेवल पर अपनी रेगुलर रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, और ऐसे में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उस रिपोर्ट पर जिरहा करने के लिए हर 6 महीने में एक बार मीटिंग करेगा, और उसके मीटिंग के बाद हर साल एक बार सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मीटिंग करेगा एवरी ईयर, और उस मीटिंग में स्टेट हेल्थ सेक्रेटरीज पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नुमाइंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चाहे तो वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को भी वहाँ पर तलब कर सकता है। इसके वाया आपने ग्रास रूट लेवल यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट और स्टेट से सेंट्रल लेवल तक एक मॉनिटरिंग को पूरी तरह से स्ट्रीमलाइन कर दिया है। एवरी डे से लेकर के 1 साल तक की मॉनिटरिंग काफ़ी रॉबस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम माना गया है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें रखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इसमें तैयार किया गया वो ये है कि आप इन हाउस लगाना, आपको जो ऑथराइजेशन इशू की जाएगी कि वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म की जो आपको ऑथराइजेशन लेटर है, अगर तो आपके पास 250 बेड का सिस्टम है तो जो बेड की परमिशन एलोकेट हुई है, जब ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन परमिशन आपको वेस्ट वाली भी उसी के साथ ही मिल जा रही है, क्योंकि आपकी बेड कैपेसिटी इतनी है। तो इसकी वजह से वेस्ट ट्रीटमेंट अब आप ईजिली फॉलो कर पाएँ, इसके लिए आपकी अप्रूवल मैकेनिज्म को ऑटोमेटिक कर दिया गया है, और इस ऑटोमेटिक अप्रूवल की वजह से आपको हरासमेंट नहीं होती, यानी कि अब आपका एनरोलमेंट बहुत ही सिंपलर हो चुका है। लेकिन अगर आपकी बेड कैपेसिटी इससे कम है तो फिर आपको 1 टाइम परमिशन मिलती है
और वो वन टाइम परमिशन के बाद फिर आपको एवरी टाइम परमिशन सेंक्शन करानी पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, ये मैकेनिज्म भी इसके तहत चल रहा है। इसमें एक नई टर्मिनोलॉजी का 2016 में यूज़ हुआ। पहले क्या होता था कि एक ऑनर है, कोई डॉक्टर है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, अपनी जिम्मेदारियों से बच जाते थे। डॉक्टर ही ऑनर है, बच जा रहा है कि मैं तो डॉक्टर हूँ, आई एम नॉट द ऑनर। डायरेक्टर है, वो कह रहा है, वो बच जा रहा है कि आई एम नॉट द मैनेजिंग अथॉरिटी। इसमें सिंपल वर्ड यूज़ किया था, ऑक्यूपायर। यू आर द ऑक्यूपायर। अब तुम मैनेजर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, या बाहर बैठे हुए एक गार्डन में घूम रहे आदमी हो, बस यू आर द ऑक्यूपायर ऑफ दैट प्रॉपर्टी ना, ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। तो यू आर हैविंग लाइबिलिटी, दिस इज़ योर लाइबिलिटी। आपको ये तय करना, आप किससे कराते हो हमें नहीं पता। हम तुमसे आकर के पूछेंगे कि वेस्ट डिस्पोजल हो गया है, बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी का पालन कर लिया गया है आपके द्वारा या नहीं कर लिया गया है। तो ये यहाँ पर ऑक्यूपायर टर्मिनोलॉजी चेंज करने का हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। इससे भी आपने और इंटेंस कर दी अपनी रीच। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जितना भी आपने वेस्ट जनरेट किया है, अब आपने 4 कैटेगरी बना दी, आपने रेड, येलो, वाइट एंड ब्लू बना दिया। ये कहा गया है सबसे पहले तो जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, उन्हें कहा गया था कि रूल एग्जिस्टेंस में आने के 2 साल के अंदर अंदर आपको अपने सारे कलेक्शन व्हीकल्स, जिनकी भी कुछ स्पेसिफिकेशन है वो भी बताऊंगा, उन पर जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगवाना है, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑन द स्पॉट मॉनिटर कर सके कि निकल के जा किधर को रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअल में, रास्ते में तो नहीं सारा